हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, तो लास्ट के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिडॉक्स रिएक्शन के रूल्स, है ना। आप सबको समझ में आया होगा, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द बेसिक रूल्स ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। कुछ स्टैंडर्ड्स वहाँ पर अपने लोगों ने देखा था, ठीक है, कि व्हाट आर द बेसिकली स्टैंडर्ड्स ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। तो नियर अबाउट 6 स्टैंडर्ड हम लोगों ने वहाँ पर देखा था, 6 रूल देखा था। लास्ट का रूल हम लोग रेडिकल के बारे में जानकारी लिए थे, वहाँ पर हमने आपको लिस्ट दिया था। तो अपने को क्या है, लिस्ट पता चल गया है, रेडिकल्स के नाम पता चल गए हैं। बस हमें क्या करना है, आज की क्लास में उन सारे रेडिकल्स से रिलेटेड क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो चलो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। तो देखो लास्ट का जो रूल्स था उसमें एक रूल और एडअप करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। वो सबका लास्ट का रूल है वो, बस, ठीक है। तो जल्दी से पेन कॉपी निकाल लो और शुरू हो जाओ मेरे साथ। तो लास्ट के रूल्स में अपने को लिखना है, ठीक है, यानी कि आप इसको रूल नंबर 7 लिख दीजिए, ठीक है। रूल नंबर 7 क्या लिखेंगे आप बच्चों, लिखिए द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, the oxidation number of sum of all elements present in given molecule is the net charge present on them, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। देखो द ऑक्सीडेशन नंबर सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एलिमेंट्स होते हैं उन सबका जो सम होता है ऑक्सीडेशन नंबर का, वो उस बात पर डिपेंड करता है कि उस पूरे कंपाउंड में या उस पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज कितना है, ठीक है। जस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल अगर अपने पास है, पहला एग्जांपल जैसे देखो सभी को पता है ये क्या है बच्चों, हाँ सल्फेट, ये सल्फेट आयन है। तो अगर अपन बात करें इस पूरे सल्फेट आयन पर चार्ज कितना है तो आप क्या बोलोगे, -2, ठीक है। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर मेरे को सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जैसे निकालना है, सपोज अपने को क्या करना है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो किसको ले लो, जिसका निकालना है, ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको ले लो आप x। तो बताओ यहाँ पर x प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4, और हर ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है -2, इक्वल टू, अब यहाँ पर समझिए इक्वल टू, यहाँ 0 नहीं लिखेंगे बच्चों, क्योंकि 0 वाला जो रूल था वो तो फर्स्ट रूल था हमारा, कि जो भी कंपाउंड के ऊपर अगर कोई चार्ज नहीं है तो उसको ले लीजिए आप कितना, 0, ठीक है। यहाँ पर तो चार्ज सबको दिख रहा है -2, तो बस यहाँ पर क्या ले लोगे, -2, बस यही इसका मतलब है 7th रूल का, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बस यहाँ से आप x कैलकुलेट कर लीजिए, मुझे तो मिल गया है -2 + 6 कितना हो गया, -2 + 8 कितना हो गया, +6 हो गया है, ठीक है। और अगर अपन बात करते हैं, देखो PO4 3-, इसका नाम क्या है, फॉस्फेट आयन, क्या नाम है, फॉस्फेट आयन। तो अगर अपने को क्या करना है, यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो मुझे फॉस्फोरस को क्या लेट करना पड़ेगा, हाँ x + 4 × कितना, -2 इक्वल टू कितना, -3। तो चलिए x की वैल्यू बता दीजिए, -3 + 8 कितना हो गया, बिल्कुल सही, +5 हो गया है। तो बस इसका मतलब यही है कि जो भी एलिमेंट्स होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, जितने एलिमेंट्स होंगे उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा वो नेट चार्ज के क्या होगा, इक्वल होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इन सारे रूल्स जो भी हम लोगों ने 7 रूल्स पढ़े हुए हैं, उन सभी रूल्स के यूज़ से हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को करने के बाद ही अपने को क्या होगा, ये आइडिया होगा कि मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आया भी कि नहीं आया, ठीक है। तो चलो इसको कॉपी करो, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रब करना पड़ेगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। कॉपी कर लीजिए, कर लिया। चलिए इसको मैं अब रब करता हूं। तो जल्दी से लिखिए कुछ क्वेश्चंस। यहां पर मैं आपको
लो लेवल से हाई लेवल तक सारे क्वेश्चंस करा देता हूं ताकि आपको दूसरी बुक्स पढ़नी ना पड़े, आप सिर्फ ये नोट्स को देखकर ही सारे कंसेप्ट ऑक्सीडेशन के सीख सको। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर मैं आपको लो लेवल का कराऊंगा क्वेश्चन तो आपको दूसरे बुक से भी रेफर करना पड़ेगा, बट आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार कर लेंगे तो ज़रूरत नहीं है आपको किसी दूसरे बुक को रेफर करने की। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला डिटरमाइन the oxidation number of underlined element। ठीक है, जो भी एलिमेंट अंडरलाइन करूंगा मैं उन्हीं के ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। जैसे पहला Ci2O7 2-, दूसरा CrO4 2-, इसका नाम है डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, इसका नाम क्या है? डाइक्रोमेट। इसका नाम क्या है? क्रोमाइट आयन। लिखते चलिएगा। ठीक है, ये सब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। इसका नाम डाइक्रोमेट है, इसका नाम क्या है? क्रोमाइट आयन। चलो थर्ड अगर हम बात करें, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग Fe2O3। फोर्थ अगर हम ले लें तो मेरे पास है Fe3O4। whenever we talk about fifth one then we will say fifth one ले लेते हैं SO3 2-, सिक्स्थ ले लेते हैं NH4NO3। ठीक है, चलिए अभी आप इतना करिए। ठीक है, फिर अपन आगे इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, इतना डिस्कस करेंगे फिर अपन आगे क्वेश्चंस और करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लिया होगा आपने और सॉल्व भी कर लिया होगा। अब मैं क्या करता हूँ आपको सिखाता हूँ। देखो अभी डिस्कस क्या किया था, जिसका भी अंडरलाइंड एटम बेटा यही है, मैंने अंडरलाइन नहीं किया था, अंडरलाइन ये हो गया सारे। चलिए यहाँ पर अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है, क्रोमियम का, तो क्या ले लोगे? क्रोमियम को x, तो बताओ क्या हो जाएगा? 2x प्लस 7 इंटू कितना? -2 इक्वल टू कितना? -2। देखो इस पूरे कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज है? -2 का है। तो बताओ यहाँ से 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। -2 प्लस 14 कितना होता है? 12। तो बताओ x इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाँ, +6। तो देखो यहाँ पर क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना हो गया? +6 का। सिमिलरली यहाँ पर अगर मेरे को निकालना है तो क्या निकालूंगा मैं? x प्लस 4 इंटू कितना? -2 इक्वल टू -2। x की वैल्यू कितना हो गया? +6 हो गया। देखो अभी तो आप x के मेथड से आप सारा का सारा कैलकुलेट करोगे, लेकिन ध्यान रखिए इस बात को कि जब आप एग्जामिनेशंस में यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठोगे बच्चों, तो वहाँ पर क्या होगा, आपके पास टाइम बहुत कम होता है और ऐसे में ज़्यादा सवाल करने होते हैं आपको। तो ये मेरा एडवाइस ही मानो इस चीज़ को, आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए, ताकि एग्जामिनेशंस में, ठीक है, अब बैठे मत रहो। क्लियर ना? नहीं तो कहते ही हैं कि एग्ज़ाम में, ठीक है, वो देख रहे थे हमको, हम देख रहे थे उनको, वो बाद में पता चला ना कुछ आता था हमको ना कुछ आता था उनको। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आई होप ऐसा होने भी नहीं दूंगा मैं। ठीक, चलिए तो आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप जल्दी से अपने मन में ही ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर लो? कैलकुलेट कर लो। चलिए मेरे साथ करिए, जल्दी से बताइए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। और ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3। सभी लोगों ने कर लिया होगा ये चीज़। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? क्या इसको करने की ज़रूरत है? चलो मैं कर देता हूँ। +4 इंटू कितना? -2 इक्वल टू कितना? 0। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो मैं यहाँ पे कितना ले लिया हूँ? 0। यहाँ पर भी मैंने 0 लिया है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा? +8/3। x की वैल्यू कितना हो जाएगा? +8/3। चलो इसको जल्दी से अपने दिमाग में करो। देखो सल्फर -2 बाहर रहेगा, -2 इंटू 3 -6, -2 प्लस 6 कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही, कितना हो जाएगा? +4। ज़रा आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, नाइट्रोजन कितने हैं? 2। तो 2 इंटू x प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, बोलो याद है ना, रूल्स में लिखाया हुआ है 1 होता है, प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना है? -2 इक्वल टू कितना? 0। बोलो बात बराबर।
यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा -6, उधर जाएगा कितना, नहीं यहाँ पर 4 - 6 कितना हो जाएगा 2, x की वैल्यू कितना हो जाएगा +1। क्या यही आया है सबका? सभी लोगों ने कैलकुलेट किया, क्या यही आया है? अगर ये आया है तो ये बिल्कुल गलत है, अगर ये करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो कभी भी अमोनियम, देखो यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो 2 कंपाउंड दिख रहे हैं आपको। कितने कंपाउंड? 2 कंपाउंड। पहला कंपाउंड क्या है? अमोनियम। दूसरा कंपाउंड क्या है? नाइट्रेट। तो जब कभी भी अमोनियम के साथ, जब कभी भी अमोनियम किसी भी कंपाउंड में आए, ठीक है, उसके साथ कोई दूसरा ऐसा कंपाउंड हो जो मुझे लगे कि भाई ये दोनों ही क्या हैं, अलग अलग हो सकते हैं, तो आपको भी पता है अमोनियम के ऊपर चार्ज होता है +1 का, बिल्कुल बराबर है ना, रेडिकल में लिखा हुआ है हम लोगों ने। अमोनियम के ऊपर क्या चार्ज होता है? +1। देखो सारी चीज़ें रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है? आपने रेडिकल्स पढ़ा था लास्ट क्लास में, वो रेडिकल रिपीट हो रहा है। तो रेडिकल के ऊपर अमोनियम प्लस चार्ज होता है। बताओ NO3 के ऊपर कौन सा चार्ज होता था? हाँ, NO3 के ऊपर क्या चार्ज होता था? -1 का होता। तो आपको भी पता है कि ये जो कंपाउंड है ये 2 टुकड़ों में बट जाने वाला है, ये सेपरेट होगा। पहला जो होगा वो अमोनियम के खाते में आएगा, दूसरा जो सेपरेशन होगा वो किसके खाते में आएगा? नाइट्रेट आयन के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, चलिए जिसको मैं रब कर दूं, अब मैं सही से बताता हूं आपको क्या होने वाला है। ठीक है, चलो तो अब देखो, जब कभी भी अमोनियम के कंपाउंड आए तो इसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड। पहला होगा क्या? NH4+, सेकेंड वन इज NO3-। अब बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप। NH4+ में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। हाँ बिल्कुल, आप सही सोच रहे हो, यहाँ पर 2 ऑक्सीडेशन नंबर निकलेंगे। अभी तक तो आप क्या सोच रहे थे भाई, सबके तो एक ही ऑक्सीडेशन नंबर निकले, लेकिन अब यहाँ पर 2 ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने पड़ेंगे क्योंकि ये कंपाउंड 2 भागों में बट चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि कभी एग्जाम में आ गया होता, आप गलती से +1 ले आए होते बच्चों, तो ये क्या हो जाता? रॉन्ग हो जाता, और आप सोचते कि भाई मैं सही करके आया हूँ, बट फाइनली आपको पता चलता यार मेरे आंसर तो गलत हैं। इसलिए क्या है, हर चीज़ को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, हर एक एक्सेप्शंस को याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को 1 साल मिलते हैं बच्चों पेपर बनाने के लिए, और हम 1 मिनट में बैठ कर जज नहीं कर सकते वो किस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि उसके पास तो पूरा ईयर पड़ा हुआ है क्वेश्चन को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, इसीलिए हमें ये बात ध्यान में रखना है कि हमें एक्सेप्शंस भी पढ़ने हैं, हमें बेसिक्स भी पढ़ने हैं, और हमें ट्रिक्स भी पढ़ने हैं, ताकि हम क्वेश्चंस को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कितनी जल्दी सॉल्व कर सकें। तो चलो इसका हम कैलकुलेट करते हैं। नाइट्रोजन को मान लेते हैं x + 4 इंटू हाइड्रोजन का 1 इक्वल टू कितना है? ओवरऑल चार्ज कितना है? +1। ठीक है, तो बस यहाँ से x की वैल्यू मेरे से जल्दी आई होप निकाल लिए होगे आप। यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज बिल्कुल सही, +5 आएगा। 3 इंटू -2 इक्वल टू कितना हो गया? -1। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? +5। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर 2 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। ठीक है, तो बताओ बात समझ में आ गई? तो कॉपी कर लीजिए, और भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे अब इसके बाद जो क्वेश्चन दूंगा उसको थोड़ा सा सीरियस होकर सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्योंकि वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन है इससे रिलेट करके। ठीक है, चलो कॉपी कर लो आप। चलिए कर लिया। चलिए अब मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए कुछ और क्वेश्चन करिए। कहाँ तक हुआ था ये? आई थिंक 6 तक हुआ था ना। चलो जो भी होगा नंबर आप डाल देना, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली 6 था क्या था। चलो अगला अगर बात करें हम लोग H2O3 -2, इसमें आपको सल्फर का बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 8 नंबर, यहाँ पर क्या है मेरे पास? Fe तो हो गया है, हाँ ले लेते हैं एक और FeCN6। चलो ये भी आप सीख लोगे, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। 9th अगर अपन बात करें, 9th मेरे पास है बच्चों AgS2O3 ट्वाइस, और ये -3। ठीक है, 10th की तरफ हम आ जाएं। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर अगर मैं ले लूँ C2O4 2-, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ Na3
FeCN6, ये हो जाएगा 11। बस करूं, हो जाएगा आप। चलिए, तो आई होप काफ़ी हो गया है, ठीक है। चलो एक और ले लेते हैं, 12, ठीक है। 12 अगर हम ले लें तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ S4, चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, चलो सिंपल सा ले लेते हैं, यहाँ पर NO2-। ये क्वेश्चन है, पहले आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। चलिए सॉल्व कर लिया है, ठीक है। देखो S2O3 में मेरे को सल्फर का निकालना है, तो 2 × x प्लस 3 × -2 इक्वल टू कितना, -2। यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे, कितना आ जाएगा, -2 + 6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज +3 आएगा। क्या सही कर रहा हूँ? फिर से देख लेते हैं, -2 और +6 कितना हो जाएगा, 4, नहीं बिल्कुल ठीक है। कितना हो जाएगा, -2 + 6 कितना हो जाएगा, +4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज s की वैल्यू 2 हो जाएगी, +2। इसको देखिए आप, ये इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसका यूज़ करोगे। और एक बात और, जो भी ऐसा सोच रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर बहुत सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो ध्यान से रखिए आप लोग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम का जो चैप्टर है वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा का पूरा एक चैप्टर है, और बिना ऑक्सीडेशन स्टेट के, पहली बात तो ऑक्सीडेशन स्टेट पूरे इनऑर्गेनिक में आपको मिल जाएगा, हर जगह थोड़ा बहुत, हर जगह मिल जाएगा, उसके एप्लीकेशंस हर जगह आपको मिलेंगे। दूसरी चीज़, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में बिना ऑक्सीडेशन नंबर के तो आप नेमिंग तक नहीं कर सकते कंपाउंड का। IUPAC नेमिंग आप बता नहीं सकते विदाउट ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना, तो प्लीज़ उसको वेस्ट मत करिए, उसको सीरियसली सीखने की आप कोशिश करिए प्लीज़। तो यहाँ पर अगर अपने बात करें तो Fe को अगर मान लूँ मैं x, अब देखो बताओ साइनाइड के ऊपर क्या चार्ज था, पेज को पलटिए, पेज को सभी लोग पलटिए, तो देखो हमने लास्ट क्लास में बताया था साइनाइड एक रेडिकल है, उसके ऊपर क्या चार्ज होता है, -1 का चार्ज होता है। तो देखो सारा चीज़ रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बस देखो हो गया। तो यहाँ से x की लो आप निकाल लीजिए, -3 + 6 कितना हो जाएगा, +3। तो देखो रेडिकल अगर आपको याद है तो ही आप बता सकते हो साइनाइड के ऊपर क्या चार्ज है, अदरवाइज आप नहीं बता सकते, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है रिवीजन के लिए। तो देखो सिल्वर का सभी लोग निकालो, एक मैंने बता दिया है, अब आप लोग बताओ जल्दी से सॉल्व करके। चलिए मैं बताता हूँ अब, x प्लस, बताओ S2O3 के ऊपर क्या चार्ज है। सबको पता है S2O3 क्या है, एक रेडिकल है। सबको पता है S2O3 क्या एक रेडिकल है, नाम क्या है, थायोसल्फेट। ओके चलो, तो फिर क्या है यहाँ पर, तो x प्लस 2 × कितना, -2 बराबर इक्वल टू कितना, -3। तो बताओ ये x की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ से, +1। यही हमारा सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर है इस कंपाउंड में, ठीक है। अब बाकी तो बहुत आसान है, इन सबको तो आप यूं ही कर लोगे। अब चलो बिना पेन घुमाए करना है, बिना पेन को हाथ लगाए जल्दी से बताओ, -2 तो बाहर रहेगा, -2 × 4 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। -2 + 8 कितना हो जाएगा, +6। +6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, हाँ +3। तो कर लिया सभी ने, कार्बन का +3 आ गया। चलो अभी करके भी देख लेते हैं एक बार। तो 2x + 4 × कितना, -2, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इक्वल टू -2। क्योंकि यहाँ पर कोई पेरोक्सी लिंकेज तो है नहीं, यहाँ पर कोई पेरोक्सी लिंकेज नहीं है, या फिर सुपर ऑक्साइड भी नहीं है, तो नॉर्मल ऑक्साइड है, तो उसमें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 ही होता है। तो बस आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आपको +3 मिल जाएगा। यहाँ पर देखो ज़रा ध्यान से, सोडियम के ऊपर चार्ज हमेशा +1 होता है, तो 3 × 1 प्लस Fe का निकालना है, x मान लो उसको, +6, फिर से साइनाइड आ गया। बताओ साइनाइड के ऊपर क्या चार्ज होता है, 1। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है आपको, जल्दी बताओ, नहीं, तो यहाँ क्या ले लो, 0। अब बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, आएगा। चलो ये तो बहुत आसान है, इसको आप सॉल्व कर लो, आपको मिल जाएगा कितना, +3, यानी कि -1 + 4 कितना हो जाएगा, +3। तो ये रहा कुछ ऑक्सीडेशन नंबर के
तरीके, इसको आप नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं, ठीक है। ऐसा होता है कि भाई जो दिखता है वो होता नहीं। मतलब क्या है, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं हमारे हिसाब से तो वो सही है। जैसे मान लो इसका आपने कैलकुलेट किया, इसका +3 आ गया, लेकिन अगर आपको आंसर में ये पता चले कि भाई ये +3 नहीं है, ये +5 है, तो आप पर क्या गुजरेगी? आपको तो ऐसा लगेगा भाई मैंने तो रूल के हिसाब से उसको सॉल्व किया, मेरा तो आंसर सही है, बट फिर भी आंसर दूसरा क्यों है, यानी कि चेंज क्यों है। तो ध्यान रखिए इस बात का, वो कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं, वो हमने अभी पढ़े नहीं हैं, बस इसके बाद पढ़ने वाले हैं। तो आप इसको कॉपी करें, फिर अपन उसके बाद डिस्कस करते हैं। Okay, let us discuss some special cases. Some special cases of oxidation number. ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ स्पेशल केसेस अपने को देखना है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला CrO5, ठीक है, इसका नाम है क्रोमियम ऑक्साइड। क्या नाम है? क्रोमियम ऑक्साइड। अगर इसमें क्रोमियम का अगर मैं आपसे ऑक्सीडेशन पूछूं, अगर इसमें मैं आपसे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन पूछूं, तो आप क्या बताओगे? जैसा सीखा है वैसा ही बताओगे। 5 इंटू कितना -2 इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा? +10 आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अब एक बात ध्यान रखना है, क्या कभी भी कोई कंपाउंड में प्रेजेंट कोई एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या +10 हो सकता है? जी नहीं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑस्मियम का। किसका होता है? ऑस्मियम का। और ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड में वो होता है, ये कंपाउंड है, देखो OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। यही वो ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन नंबर +8 होता है। इससे ज़्यादा किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होते हैं। तब बताओ क्या क्रोमियम का +10 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है? ऑस्मियम का होता है। तो क्रोमियम का 10 नहीं होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए, यानी कि अपने ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा अपने को दिखाई दे रहा है। ओके, इससे कम होना चाहिए। इसका मतलब अपने ऑक्सीडेशन नंबर से जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं उससे ज़्यादा है ये। तो कभी ऐसा सीन होगा तो एक जुगाड़ है हमारे पास, उसको बोलते हैं क्या? जुगाड़ टेक्निक, यानी कि एक ट्रिक बोलते हैं इसको। कभी भी अपने एक्सपेक्टेशन से, ध्यान से सुनिएगा, कभी भी अपने एक्सपेक्टेशन, अगर मान लो एक्सपेक्टेशन से अगर कभी ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा आ जाए, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा पेरोक्सी लिंकेज के बारे में सोचिएगा। किसके बारे में? पेरोक्सी लिंकेज के बारे में। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों के बीच में क्या है? पेरोक्सी लिंकेज है। बिल्कुल, पेरोक्सी लिंकेज का मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का क्या है? लिंकेज। तो जब ऐसा सोचोगे आप, तो आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? स्ट्रक्चर की। किसकी जरूरत पड़ेगी? स्ट्रक्चर की। तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो हमें भी क्या करना है? स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो CrO4 का स्ट्रक्चर, CrO5 का स्ट्रक्चर कैसे होगा? ये रहा क्रोमियम, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और ये रहा ऑक्सीजन। कितने हो गए? 4। हमें तो 5 ऑक्सीजन ड्रॉ करना है, तो बस एक यहां पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O हो जाएगा। देखो ये स्ट्रक्चर किसका है? CrO5 का स्ट्रक्चर है। क्या अब हम बता सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर? बिल्कुल बता सकते हैं। देखो इस ऑक्सीजन पर तो कितना चार्ज होगा? -1। क्यों होगा? क्योंकि ये कौन सा लिंकेज है? हाँ, ये तो पेरोक्सी लिंकेज है। ये कौन सा लिंकेज है? ये तो पेरोक्सी लिंकेज है। तो बताओ ये -1 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी -1 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है पेरोक्सी लिंकेज के केस में ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1 का चार्ज होता है। बताओ इस ऑक्सीजन पर क्या कोई पेरोक्सी लिंकेज है? अरे नहीं है, इसलिए इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा? -2 का चार्ज होगा। तो बताओ इस क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज आया?
ऑब्वियस सी बात है, अगर इसके ऊपर नेगेटिव है तो इसके ऊपर पॉजिटिव होगा। तो अपने को वही बात करनी है कि क्रोमियम के ऊपर कितने पॉजिटिव का चार्ज आया। देखो -2 है तो इसके ऊपर +2 आएगा, चलो +2 आ गया। -1 है तो +1 आएगा, तो +2 और +1 कितना हो गया, +3। ये -1 है, इसके वजह से भी +1 आएगा, तो कितना हो गया, +4 हो गया। इसके वजह से +1 कितना हो गया, +5 हो गया। इसकी वजह से भी +1 कितना हो गया, +6 हो गया। बहुत आसानी से आपने बता दिया कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, यहाँ पे +6 होगा। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की ओर, ध्यान दो इस बात की। देखो ये सही है, +6 हो सकता है। आप तो यहाँ निकाल रहे थे कितना, +10, लेकिन आप गलती क्या कर रहे थे, आपको बताता हूँ। आपने सभी ऑक्सीजन को -2 ले लिया था। देखो सभी ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या ले लिया था आपने, -2। बस यही गलती हो रही थी अपने से। लेकिन यहां पर हमने देखा कि सभी ऑक्सीजन -2 में नहीं है, यानी एक ही ऑक्सीजन ऐसा है जो -2 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, बाकी सभी तो -1 वाले हैं। लेकिन हम क्या कर रहे थे, पांचों ऑक्सीजन को -2 लेकर चल रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं निकला। 5 में से सिर्फ एक ऐसा ऑक्सीजन है जिसके ऊपर -2 का चार्ज है, बाकी सभी में क्या है, -1 का चार्ज है। तो इस बात को अपने को ध्यान देना है। तो कभी भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर अगर आ जाए तो अपने को क्या करना है, अपने को स्ट्रक्चर के बारे में सोचना है। किसके बारे में सोचना है, स्ट्रक्चर के बारे में सोचना है, उसके बाद आइडिया लग सकता है। तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की बात कर लेते हैं। ये जो कंपाउंड है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, तो इस वजह से इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाता है, क्रोमियम 6 ऑक्साइड। पहले मैंने नहीं लिखा था क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट ही नहीं किया था, आप कंफ्यूज भी हो सकते थे यहाँ 6 कैसे आ गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा। एक्स्ट्रा नॉलेज की बात क्या है, इसका जो कलर है, बिकॉज ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका कुछ ना कुछ कलर है, क्योंकि आपको पता है जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा कलर शो करते हैं। तो इसका जो कलर है बच्चों, वो कैसा है, डीप ब्लू कलर है। कैसा है, डीप ब्लू, यानी कि गाढ़ा नीला कलर है, काफ़ी डार्क ब्लू है, ठीक है, डीप ब्लू कलर है। पहली बात याद रखना है। ध्यान से देखो, इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बटरफ्लाई की तरह लग रहा है आपको। किसकी तरह लग रहा है, थोड़ा बटरफ्लाई की तरह लग रहा है यहां से उड़ते हैं ना बटरफ्लाई के पंख की तरह लग रहा है, विंग्स की तरह लग रहा है। इस वजह से इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ये सब आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा जा सकता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या होगा, क्या बोलोगे, CrO5। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, बोलोगे क्या, +6। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर का कलर कैसा होता है भाई, तो क्या बोलोगे, डीप ब्लू कलर बोलोगे। बोलो, याद रहेगा, ठीक है। तो कॉपी करो, हम बढ़ते हैं अपने अगले केस की तरफ। तो नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेकंड अपना स्पेशल केस पढ़ेंगे। तो सेकंड जो अपना स्पेशल केस है बच्चों, वो है H2SO5। इसका नाम है कैरोज एसिड। क्या नाम है, कैरोज एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, इनऑर्गेनिक में अपन इसको पढ़ते हैं। अगर बात करें हम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो हम कैसे निकालेंगे, 2 × 1 x + 5 × -2। अब सबको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ से x के विलो अपन निकालेंगे कितना, 10 - दैट इज +8। क्या यही आएगा, फिर से वही चीज़, सल्फर क्या कभी +8 में हो सकता है, नहीं। सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मैक्सिमम +6 होती है। क्यों, क्योंकि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आउटर मोस्ट शेल में सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो सल्फर कैसे 6 से ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है, यानी कि सल्फर +6 इलेक्ट्रॉन किसी को, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे ही नहीं सकता। सल्फर कभी 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा लूज नहीं कर सकता। ओके, इस वजह से सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी या फिर उससे कम होगी। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो +8 ऑक्सीडेशन दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो इसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। तो हमने यहाँ पर अभी क्या सीखा है, अगर अपने एक्सपेक्टेशन से अगर ज़्यादा ऑक्सीडेशन आ जाए तो हमें क्या चेक करना है, हाँ हमें चेक करना है कहीं पेरोक्सी लिंकेज तो नहीं है। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे H2SO5 का, तो देखो आपको एक बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ। आपको पता है H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है,
बिल्कुल नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं आपको, कुछ इस तरह बनता है। देखो ये स्ट्रक्चर है बच्चों H2SO4 का। मुझे क्या करना है H2SO5। बताओ क्या सल्फर ऑक्सीजन के अलावा किसी और से बॉन्ड बना सकता है? चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। सल्फर ने अपने 6 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं, यानी कि यहाँ पर जो सल्फर है उसकी वैलेंसी पूरी तरह से क्या है, कंप्लीट है। सल्फर अब फर्दर किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। तो बताओ हमें तो ऑक्सीजन 5वां ऐड करना है, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, ये ऑक्सीजन को हटा दो, यहाँ पर एक नया ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन। कुछ इस तरह से होगा H2SO5 का स्ट्रक्चर। चलो हम यहाँ बात करते हैं सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। सबको पता है हाइड्रोजन +1 में होता है। ये पेरोक्सी लिंकेज है। क्या है ये? पेरोक्सी लिंकेज, सबको पता है पहले से। तो बताओ ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा? -1। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर -2, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, यहाँ पर +1। तो बताओ सल्फर के ऊपर कितना चार्ज होगा? देखकर बताइए। देखिए -1 +1 क्या हो चुका है? न्यूट्रलाइज। यहाँ पर -1 है तो इस सल्फर के ऊपर कितना आएगा? +1। इधर -2 है तो इस सल्फर के ऊपर कितना आएगा? +2। तो सल्फर के ऊपर +1 आ चुका है, +2 आ चुका है। बिल्कुल इस ऑक्सीजन के ऊपर अगर -2 का चार्ज है तो बताओ इसके वजह से सल्फर के ऊपर कितना आएगा? हाँ +2। तो यहाँ पर फिर से +2 आ गया है। देखो 1 - 2 कितना होता है? 1 - 2 कितना होगा? -1। तो उस -1 की वजह से सल्फर के ऊपर कितना आएगा? +1। देखो इतने चार्जेस सल्फर के ऊपर आएंगे, तो सबको आप ऐड कर लो, देन यू विल गेट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। आ गया? बहुत ध्यान से देखिए, समझ में आ गया है? बिल्कुल आ गया है। आगे बढ़े चलिए। नेक्स्ट हमारा जो अगला है, इस कंपाउंड के अलावा जो अगला कंपाउंड है हमारा, उसको आप ज़रा ध्यान दीजिए। थर्ड, उसका नाम है मार्शल्स एसिड। क्या नाम है बच्चों? मार्शल्स एसिड। इसका जो फॉर्मूला है H2S2O8। H2SO8 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें हम सल्फर का, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो फिर कैसे निकलेगा? 2 × 1 + 2x + 8 × -2 इक्वल टू कितना? 0। यहाँ से अगर हम निकालें x की वैल्यू बच्चों तो कितना आ जाएगा? 2 - 16 14, तो यहाँ +7 आएगा। कितना आएगा? +7। जो कि मुझे भी पता है +7 कभी भी नहीं हो सकता सल्फर, क्योंकि सल्फर का तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है कितना? +6 होता है, ठीक। तो फिर से हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे इसको। तो सबसे पहली बात आपके जहन में ये होगा कि सर हाउ कैन वी ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ H2S2O8? हमारे लिए तो यही बड़ी बात थी। तो हम H2SO8 की स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक तरीका ढूंढना पड़ेगा। अगर हम 2 × H2SO4 कर दें तो मुझे क्या मिल जाएगा? H4S2O8। ये कोई तरीका नहीं है, ये एक तरीका है हमारा, मतलब कि याद करने का आपको तरीका है। कभी मान लो एग्जामिनेशन में आप भूल जाओ, वैसे तो आप बराबर प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा, बट फिर भी अगर मान लो एग्जामिनेशन में अगर आप भूल जाते हो तो फिर इस तरह से आप क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो। तो H2S2O8 देखो ये क्या है? S2O8। ये तो सिमिलर है, बट डिफरेंस क्या है? यहाँ पर H2 है और यहाँ पर H4 है। तो बस किसी तरह से आपको 2 हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव कर देना है। अगर आप किसी तरह से 2 हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दोगे देन यू विल गेट दिस कंपाउंड। बस वही हमें काम करना है। तो देखो ज़रा ध्यान से, तो चलो यहाँ पर हम कर लेंगे। तो ज़रा आप ध्यान से देखो, 2 H2SO4 बनाना है मुझे, तो कैसे बनाएंगे? ये पहला H2SO4 बन गया। अब देखो दूसरा H2SO4 बनाना है हमें। ठीक है, समझ में आ गया? देखो ये 2 H2SO4 है। मुझे ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है बच्चों।
बट हमें चाहिए क्या, हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि इस कंपाउंड में सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों हाइड्रोजन को हटा देंगे। तो अभी देख रहे हो आप पहले दफ़ा इसको लिख लेना, फिर आप इसको नेक्स्ट अगले लाइन से लिखना जो मैं अब रब करने वाला हूँ, क्योंकि मैं दोबारा लिखना नहीं चाहता, इस वजह से मैं यहीं पर रब कर दे रहा हूँ इसको मैं दोनों H को रब कर दे रहा हूँ। तो अब देखो हुआ क्या, जैसे ही हमने दोनों H को रब किया तो फिर क्या देखने को मिला, बिल्कुल सही, एक पेरोक्सी लिंकेज देखने को मिला। क्या देखने को मिला, पेरोक्सी लिंकेज देखने को मिला। तो मैं कई बार आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, मैं आपको कोशिश करने को यही कह रहा हूँ कि जब कभी भी आपके एक्सपेक्टेशन से, ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपके एक्सपेक्टेशन से अगर ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए तो ध्यान रखना वहाँ पर डेफिनेटली वहाँ पर कौन सा लिंकेज होगा, पेरोक्सी लिंकेज होगा। कौन सा लिंकेज होगा, पेरोक्सी लिंकेज होगा। यहाँ पर देखो +7 है, +7 कभी हो नहीं सकता सल्फर, इसलिए हमने स्ट्रक्चर की तरफ रुख मोड़ किया। जैसे ही हमने स्ट्रक्चर की तरफ रुख किया तो मेरे को पता चला कि भाई यहाँ पर तो क्या है, पेरोक्सी लिंकेज है, मतलब जितने ऑक्सीजन यहाँ पर हैं सब ऑक्सीजन के -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हैं, उनमें से कुछ के -2 हैं, बाकी कुछ के क्या हैं, कुछ के क्या 2 ही हैं, 2 ही ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अब पेरोक्सी लिंकेज है तो इसके ऊपर -1 -1 -2 -2 +1। हालांकि इसको लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, अगर हम इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें तो इस सल्फर का अगर मान लो +5 अगर होगा तो इसका भी +5 होगा, क्योंकि दोनों ही सिमेट्रिक हैं, जैसा इधर है वैसा उधर है, बात बराबर है ना। इस लाइन को अगर मैं हाफ कट कर दूं तो जो इधर पार्ट है वही उधर पार्ट है। तो मतलब क्या है मेरे कहने का कि अगर मैं सल्फर का यहाँ निकाल लेता हूँ तो मुझे यहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर ना। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बस यहाँ सल्फर का कितना आ जाएगा आप निकाल कर बताओ, जल्दी से आप निकाल कर बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो इस सबसे पहले देखो यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ +1। किसी को दिक्कत हो रही है तो इस तरह भी आप समझ सकते हो। सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो बताओ सल्फर से कितने इलेक्ट्रॉन को लेगा, ऑक्सीजन सल्फर से कितने इलेक्ट्रॉन को लेगा, बिल्कुल सही 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो -2। तो बताओ सल्फर के ऊपर कितना आएगा, +2 आएगा कि नहीं आएगा। इस ऑक्सीजन की वजह से भी सल्फर के ऊपर कितना आ जाएगा, +2। 1 - 2 कितना होता है, 1 - 2 कितना होता है बताओ, 1 - 2 कितना होता है, 1 - 2 कितना होता है बताओ, 1 होता है ना, -1, 1 - 2 कितना होता है, -1। तो बताओ इस सल्फर के ऊपर कितना आ जाएगा, +1। ये -1 है तो इस सल्फर के ऊपर कितना आ जाएगा, +1। तो समझ रहे हो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर -1 है तो उसकी वजह से सल्फर के ऊपर कितना आ जाएगा, +1। यहाँ पर 1 - 2 लिखोगे, 1 - 2 कितना आएगा नेट, -1। उस -1 की वजह से सल्फर के ऊपर कितना आएगा, +1 आएगा कि नहीं आएगा। इधर ऑक्सीजन के ऊपर -2 है तो उसके वजह से सल्फर के ऊपर कितना आ जाएगा, +2। ये रहा +2। यहाँ पर -2 है उसकी वजह से सल्फर के ऊपर +2 आएगा, तो ये रहा। यानी कि सल्फर इतने ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेगा, सल्फर तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। सबको जोड़ लो आप, 2 2 4 2 6, यानी कि यहाँ पर जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चों, +6 है। कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 है। इसका अगर नाम जाने, ठीक है, कई लोगों को क्यूरियोसिटी होगी सर इसका नाम क्या है। देखो साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया उनका नाम था मार्शल, उनके नाम से वो एसिड है, बट इसका जो नेम है वो नाम है पेरोक्सी, क्योंकि पेरोक्सी लिंकेज है इस वजह से पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है यहाँ पर, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड है। इसका नाम क्या है, पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है, क्योंकि यहाँ पर एक सल्फर है तो यहाँ इसका नाम क्या है, पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। और कॉमनली क्या नाम है, कैरोज एसिड। इसका नाम क्या है, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और कॉमनली नेम क्या है इसका, मार्शल्स एसिड। ठीक है, नोट कर लिया, समझ गए आप। कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली हमें कमेंट करना, मैं आपको डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, तब तक इसको कॉपी करिए, मैं और भी आपको कुछ स्पेशल केसेस से मिलवाता हूँ, जल्दी कॉपी करिए।
कर लिया कॉपी? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट फोर्थ Fe3O4 सभी को दिख रहा है? इसका नाम है बच्चों फेरो ऑक्साइड। क्या नाम है? फेरो ऑक्साइड। और ये जो है ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। कैसा है ये? मिक्स्ड ऑक्साइड है नेचर में, यानी कि ये किसी एक एटम का ऑक्साइड नहीं है। या मतलब क्या है, यहां पर आयरन ही है बट आयरन के दो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। आयरन का +2 भी मौजूद है और +3 वाला भी मौजूद है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मिक्स्ड ऑक्साइड। फेरो का मतलब क्या है? +2 वाला, और फेरी का मतलब क्या है? +3 वाला, इसलिए इसको फेरो ऑक्साइड बोला करते हैं। खैर ऑक्सीडेशन नंबर चलो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो उसके लिए आपने अभी किया ही था 3x + 4 - 2 = कितना? 0। जी हाँ, x = कितना आ जाएगा? +8/3। अब यहाँ पर कहानी शुरू होती है। ये जो 8/3 है, कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर अगर फ्रैक्शन में आ जाए, 8/3 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग, कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो डेफिनेटली वहाँ पर क्या होगा? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्या होगा? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है बेटा कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जब होता है तो किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं जिनका हम ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, जो भी एलिमेंट है जिनका हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उन सारे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं होंगे। मतलब क्या है? जैसे ये कंपाउंड है Fe3O4, ठीक है, अगर x की वैल्यू +8/3 है, इसका मतलब ये नहीं है कि आयरन यहाँ पर 3 है तो 3 के तीनों आयरन के +8/3 ऑक्सीडेशन नंबर होंगे। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो 3 Fe आपको दिख रहे हैं उन तीनों के +8/3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हैं। समझ रहे हो आप? क्लियर ना? यानी कि 3 Fe हैं तो ज़रूरी नहीं है उन तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट +8/3 हो, अलग है, क्योंकि +8/3 क्या है? उन तीनों Fe के क्या हैं? एवरेज हैं। क्या है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर बात करते हैं ये है क्या, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है? बस आपको इन्हीं सब चीज़ों को याद रखना है। कभी एग्जाम में आ जाए, कहीं आप गलती ना कर दो, कभी आपसे कोई पूछ ले कि Fe3O4 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप कभी गलती से लिख मत देना कि +8/3 है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो अब इस केस का आपको ज़रूरत है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्जामिनर अपने दिमाग में रखता है और क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर हम कुछ फार्मूले आपको एक बता दे रहे हैं। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, तो देखो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का फार्मूला क्या होता है। हालांकि फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप कॉपी में लिख लीजिएगा। टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एटम्स, टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, हालांकि इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ये आपको लिख लो आप बस, बाकी तो आपको मैं करके अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, टोटल सम ऑफ मतलब क्या है, अगर आप एवरेज निकालना चाहते हो ऑक्सीडेशन नंबर, किसका एवरेज निकालना चाहते हो? Fe3O4 में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि Fe3O4 में क्या है। देखो ध्यान से, अगर ये Fe3O4 है तो यहाँ पर दो ऑक्साइड्स हैं। पहला जो ऑक्साइड है वो FeO है, पहला ऑक्साइड क्या है? FeO। दूसरा ऑक्साइड क्या है? Fe2O3। समझ रहे हो? FeO में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2 है, और Fe2O3 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है?
अभी पीछे लिखा था ना, अभी जस्ट हमने कुछ देर पहले बात करी थी। तो इस वजह से ये जो ऑक्साइड है Fe3O4 उसमें +2 वाला भी मौजूद है और +3 वाला भी मौजूद है। देन हाउ कैन वी से कि ऑक्सीडेशन नंबर +8/3 होगा? बात समझ में आ रही है? तो +8/3 वाला जो था वो क्या था? एवरेज था। ठीक है, तो इसके अंदर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक +2 वाला भी और एक +3 वाला भी है। ठीक है, तो चलो इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं, थोड़ा आपको समझ में आ जाए। तो क्या होगा, 2 यानी कि 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और Fe है कितने? 1 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और Fe है कितने? 2। बस हो गया टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स बराबर नीचे टोटल नंबर ऑफ एटम। बच्चों एटम है कितने? Fe कितने हैं? 2 यहाँ हैं और एक यहाँ है, यानी कि Fe कितने हैं? 3। तो देखो आया है कितना? +8/3। आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह से निकाला जाता है, और यही ये जो आंसर है ना, यही आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो कुछ बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? बोलो, बात समझ में आ रही है? तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये जो +8/3 आपने जो निकाला है वो क्या है? एवरेज है। वो पूरे Fe के एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। ठीक है, वो तो एवरेज है। Fe3O4 में 2 ऑक्सीडेशन नंबर आएंगे, एक +2 वाला होगा और एक +3 वाला होगा। समझ में आ रहा है? ठीक, नोट कर लीजिए। ऐसे एक और है, फिलहाल आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। कर लिया? चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसके बाद लिख लिया करो। ठीक है, ताकि आपका टाइम बचे, आप ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ कम टाइम में। बस मेरा तो यही एम होता है। ठीक, तो ये 5th वाला केस था, 5th केस। अगला केस है बच्चों, हमें देखना है ब्लीचिंग पाउडर का। किसका देखना है? ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला है CaOCl2। हालांकि जो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा होता है, बड़ा सा फॉर्मूला होता है। वो हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, वो हम S ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ेंगे, 11th में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं इस छोटे वाले को लेकर चलता हूँ। हालांकि मेन फार्मूला यही होता है, बट वो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, खैर चलिए। तो अगर हम बात करें क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर की, किसकी? क्लोरीन की। तो कैसे निकालोगे? कैल्शियम का तो सबको पता है +2 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 +2, क्लोरीन का मान लेते हैं x = 0। तो x की इक्वल टू कितना आ रहा है? यहाँ 0 आ रहा है। ये देखो यहाँ पर क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर कितने आ गए? 0 आ गए। अब क्या होगा? जल्दी बताओ अब क्या होगा? तो देखो यहाँ पर क्लोरीन कभी भी 0 भी नहीं होगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो ये भी क्या है? इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी बेटा एवरेज है। इसका मतलब क्या है? इस पूरे कंपाउंड में क्लोरीन के 0 ऑक्सीडेशन नंबर न होकर एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर मौजूद हैं। यही मतलब होता है ना एवरेज ऑक्सीडेशन का। इसका मतलब क्लोरीन के 2 ऑक्सीडेशन नंबर हैं। अब वो मुझे नहीं पता क्या होंगे, वो तो स्ट्रक्चर देख के पता चलेगा। चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये रहा कैल्शियम, ये रहा क्लोरीन, ये रहा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसका होता है। इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बने रहते हैं। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बॉन्ड बना देता हूँ मैं। ठीक है, बताओ क्लोरीन और कैल्शियम में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? बिल्कुल सही, क्लोरीन है। तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा कैल्शियम से। तो बताओ कैल्शियम के ऊपर कितना आ जाएगा? +1 का चार्ज। बताओ क्लोरीन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? जी हाँ, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा। तो बताओ ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा? -1। इस क्लोरीन के ऊपर बताओ बेटा कितना चार्ज आएगा? बिल्कुल सही, +1 आ गया। ठीक है, अब बताओ ऑक्सीजन क्या कैल्शियम से इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा? बिल्कुल लेना चाहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कैल्शियम से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस वजह से ऑक्सीजन कैल्शियम से भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर -1 तो पहले से था, अब कैल्शियम से लेने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज हो जाएगा। और इस कैल्शियम के ऊपर +1 पहले था, ऑक्सीजन को जब उसने दिया तो कैल्शियम के ऊपर कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। मेरा प्राइमरी फोकस क्या था? मुझे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने थे। वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं
कि क्लोरीन के दो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर मौजूद है, एक है -1 और एक है +1। बोलो आप लोग को समझ में आ रही है? जल्दी बोलो। ठीक है, आ रही है समझ में? चलिए, तो जब समझ में आ रही है तो बात खत्म, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले केस की तरफ। तो छठा 6, क्लियर ना? 6 जो है बच्चों वो क्या है, देखो 6 की तरफ अगर हम बढ़ें तो 6 में हम ले सकते हैं एक BaSCN ट्वाइस। इसका नाम है बेरियम थायो नहीं है, बेरियम आइसोसाइनाइड ना, बेरियम थायोसाइनाइड। चलो, देखो दो चीज़ लिखा था मैंने लिखा था कि SCN और NCS, याद है आपको? SCN को लिखा था थायोसाइनाइड और NCS को लिखा था आइसोथायोसाइनाइड, याद है आपको? चलिए, तो नाम याद होना चाहिए आपको। इसमें आपको अगर अपन बात करें, इसमें सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालनी है, सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने हैं, सल्फर के भी निकालने हैं, कार्बन के भी निकालने हैं, नाइट्रोजन के भी निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे? विदाउट स्ट्रक्चर आप नहीं निकाल सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर बच्चों कैसे ड्रॉ करोगे वो आपको मैं बता रहा हूँ। देखो, सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन में हमेशा देखो ट्रिपल बॉन्ड रहता है, ठीक है? और यहाँ पर SC ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कुछ ऐसा सीन है। अब ये बेरियम और सल्फर में क्या है? आयोनिक बॉन्ड बना रहता है। ये कुछ स्ट्रक्चर है। चलो इस पर अपन बात कर लेते हैं, कैसे कैसे चार्जेस होंगे ना। ठीक है, जल्दी देखते हैं। देखो, नाइट्रोजन और कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन और कार्बन में ज़्यादा नाइट्रोजन, वेरी गुड, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बताओ नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन से? 3। कितने निकले खींचेगा? 3। तो बताओ नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कितना आएगा? -3। अब कार्बन के ऊपर कितना आ जाएगा फिर? +3 आएगा कि नहीं आएगा? चलिए, बढ़िया। बताओ सल्फर और कार्बन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सल्फर। तो सल्फर कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर बेरियम से भी ले लेगा। बिल्कुल ले लेगा, क्योंकि बेरियम से भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और कार्बन से भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो सल्फर के ऊपर -2 चार्ज और इस कार्बन के ऊपर +3 पहले से था। जब सल्फर को 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिया तो कार्बन के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? जल्दी बताइए। जी हाँ, +4 आएगा कि नहीं आएगा? चलिए, इस बेरियम के ऊपर चार्ज कितना आ गया बताओ? सल्फर ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस बेरियम के ऊपर +1 का चार्ज आ गया है। ठीक है, क्लियर? लेकिन समझदार बच्चे समझ गए होंगे कि सर बेरियम तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का मेंबर है, बेरियम के ऊपर तो हमेशा +2 का चार्ज होगा। तो बिल्कुल सही, +2 आने ही वाला है, टेंशन न लीजिए। ठीक है, ये सल्फर को भी इलेक्ट्रॉन बेरियम देगा, इस वजह से बेरियम के ऊपर +2 हो ही जाएगा। तो मैं बिना समय गंवाए +2 लिख देता हूँ। तो अब बताओ, यही सेम सिनेरियो यहाँ पर भी होगा। चलो फिर से वही चीज़ करते हैं। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हो, इन सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कभी भी आप ये चीज़ लिख सकते थे विदाउट एनी स्ट्रक्चर? नहीं लिख सकते थे। तो देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट अगर आपको पता है तो ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही आसान है। और ऑक्सीडेशन नंबर आप जब निकालोगे उस टाइम पर आपको उस कंसेप्ट को क्या करना पड़ेगा? अप्लाई, और आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। ओके, ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए, एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड मेरे दिमाग में आ रहा है, तो उसको 7 डालिएगा। एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चों, तो ये 6 वाला था, तो 7, ये भी इंपॉर्टेंट है, S4O6-2। क्या नाम जानते हो इसका? हाँ, टेट्राथायोनाइट
टेट्राथायोनेट आयन। क्या था बेटा? टेट्राथायोनेट आयन। मुझे यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है, तो बताओ कैसे बताओगे? 4 इंटू एक्स, यही तो पता है मुझे, इक्वल टू -2। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, तो -2 + 12 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो जाएगा? करके देख लेते हैं, चलो। -2 + 12/4 यानी कि 10/4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +2.5 आ जाएगी। तो फिर से देखो फ्रैक्शन आ गया है, तो फ्रैक्शन आते ही, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन आते ही आप क्या समझ लोगे? भाई ये तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। यानी कि यहाँ पर 4 सल्फर हैं, यहाँ पर कितने सल्फर हैं? 4, सभी को दिख रहा है? यहाँ पर 4 सल्फर हैं, लेकिन चारों सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर 2.5 नहीं है। इसका मतलब क्या है? 2.5 जो है वो क्या है? चारों सल्फर को मिलाकर ऑक्सीडेशन नंबर है। इसका मतलब हर एक सल्फर की ऑक्सीडेशन अलग अलग है। ठीक है, क्लियर ना? वो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? स्ट्रक्चर से निकलेगा। तो चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक बात और, बात हो रही है स्ट्रक्चर की, तो देखो यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? थायो। सभी को दिख रहा है ये थायो वर्ड। तो कभी भी थायो वर्ड आ जाए तो थायो वर्ड में क्या होता है बच्चों? थायो का मतलब क्या है? सल्फर सल्फर का लिंकेज। क्या होता है? सल्फर सल्फर का लिंकेज। जब भी थायो वर्ड आ जाएगा तो ध्यान रखना वहां पर सल्फर और सल्फर का क्या होगा? लिंकेज। तो बताओ कितने सल्फर हैं यहाँ पर? 4। तो सभी सल्फर को जोड़ दीजिए एक दूसरे से। ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4। जोड़ दिया आपने। बताओ ऑक्सीजन कितने हैं? 6। सबको बैलेंस करो। 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी इसको नोट कर लिया है, मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, थोड़ा जगह खाली हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगी। ठीक, बताओ 4 ऑक्सीजन हो गए, अभी 2 बचे हुए हैं। 2 पर नेगेटिव है बेटा, तो ये रहा पहला नेगेटिव और ये रहा दूसरा नेगेटिव। बस यही था ना स्ट्रक्चर। देख लो ज़रा ध्यान से सभी लोग, ये बॉक्स के अंदर वाला ही स्ट्रक्चर है SO4 2- का। अब ज़रूरत क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर की। देखो सबसे पहले तो देखो ये दोनों ही क्या हैं? SS के लिंकेज हैं। इस सल्फर के ऊपर क्या चार्ज होगा? 0। क्यों? क्योंकि देखो ये सल्फर इस सल्फर को देगा नहीं, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट सेम है ना। तो जब भी एलिमेंट सेम होंगे कोई भी ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, यानी कि कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का। तो देखो ये भी सल्फर है, ये भी सल्फर है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन क्या होगा? 0 होगा। तो सेम एलिमेंट होने की वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसकी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इस सल्फर पर क्या चार्ज आएगा। देखो -2 अब जल्दी जल्दी बताओ। -2 बताओ इस सल्फर पर क्या चार्ज आएगा? -2 की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा? +2। -2 की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा? +2 +2 क्या हो जाएगा? +4। -1 यहाँ है ऑक्सीडेशन नंबर ना, -1 की जगह वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा? +1। तो +4 तो पहले ही से ही था, +2 +2 +1 कितना आ जाएगा? हाँ, +5 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा? चलो यहाँ पर आ जाओ, सेम वही चीज़ होगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? +5 आएगा। तो हम क्या समझ रहे थे? हम तो बेटा ये समझ रहे थे कि जितने भी सल्फर हैं उन सभी सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे? 2.5। लेकिन स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमारे को ये समझ में आया कि भाई सल्फर हैं 4, लेकिन 4 में से 2 सल्फर ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं? 0 हैं। बाकी 2 सल्फर ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +5 और +5। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा फॉर्म हो सकता है, भाई मुझे बताइए टेट्राथायोनाइट आयन में 4 सल्फर में बताइए +5 वाले कितने होते हैं? +5 वाले कितने सल्फर होते हैं? कितने सल्फर ऐसे हैं जिनका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? तो कैसे जवाब दोगे? जब आपको स्ट्रक्चर पता रहेगा तभी तो बता पाओगे। स्ट्रक्चर पता है तभी बता पाओगे ना कि भाई 2 सल्फर हैं जिनका +5 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। बिल्कुल क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर? ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ओके, चलिए नोट कर लिया होगा आई होप आपने। अब देखो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट के सारे केसेस खत्म। अब देखो एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक केस कभी ऐसा आ जाए तो फिर उसमें भी आप
काम कर सको, है ना। ये थोड़ा अच्छे सवालों के लिए है। तो इसको आप 8th केस मान लेना, ठीक है। तो लिखो ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट in terms of coordinate bond जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर का क्या कंसेप्ट है वो अपने को समझना है, ठीक है। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको कंट्रीब्यूशन लेना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो फिर देखो क्या होगा कि 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको कौन सा पॉइंट रखना है? 2 पॉइंट बेटा ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो पॉइंट है, ठीक है, क्या है? देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इफ ऐसा हो सकता है, इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड is pointing, if coordinate bond is pointing towards ऐसा ना लिखो, pointing from less electronegative शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, less electronegative to more electronegative, then less से more, यानी कि less electronegative से more, then 2 units of charge will be considered, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरे पास जैसे मान लो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको मैं थोड़ा अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो 2 यूनिट का चार्ज क्या होगा, कंसीडर किया जाएगा। मतलब देखो, जैसे देखो O और C है ना, ऑक्सीजन और कार्बन है, तो बताओ इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? बिल्कुल सही, ऑक्सीजन है। तो बताओ कुछ ऐसा पॉइंट हो रहा है, यानी कि इसको देखने पर लग रहा है कि कार्बन ने ऑक्सीजन को क्या किया है, डोनेट किया है। क्या किया है बेटा? डोनेट किया है। दूसरे भाषा में ये समझ सकते हो कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस वजह से ऑक्सीजन ने कार्बन से क्या कर लिया है, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लिया है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी क्या होता है, पेयर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचता है। और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, इसका मतलब जो डोनर एटम है, यानी कि यहाँ पर डोनर एटम कौन है, कार्बन है। कार्बन क्या है यहाँ पर, डोनर एटम। और ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर, एक्सेप्टर एटम। क्या है बेटा, एक्सेप्टर एटम। तो अगर कभी ऐसा है, यानी कि डोनर एटम से लेकर एक्सेप्टर एटम की तरफ, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेकर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ अगर मान लो टेंड हो रहा है, तो 2 यूनिट का चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा। यानी कि यहाँ पर -2 और यहाँ पर क्या आएगा, +2। लेकिन वहीं पर अगर कुछ ऐसा सीन हो जाए, कैसा ऐसा सीन हो जाए कि इफ़, ध्यान से देखिएगा, इफ़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉइंटिंग from more electronegative to less electronegative, then no any charge will be considered। तो कोई भी चार्ज कंसीडर नहीं करेंगे, उसको एक एब्सर्ड मान लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, कुछ ऐसा चीज़ बोल रहे हैं हम
कि ये ऑक्सीजन और ये कार्बन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेकर दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो कभी भी कोई अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, वो देता नहीं है इलेक्ट्रॉन बेटा, हमेशा लेता है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो कभी भी कार्बन को देगा नहीं इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा लेगा। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये चीज़ काम कर सकती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अगर कार्बन की ऑर्बिटल्स खाली होंगे, वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, तो ऑक्सीजन डोनेट कर देगा, कोई टेंशन नहीं है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो डोनेट कर देगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये बात फिट बैठती है। लेकिन अगर बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन में, तो आपको ये बात ध्यान रखना है और ये बात याद रखना है कि जब कभी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को डोनेट करता है तो उस टाइम पर कोई भी चार्ज कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर अब ऐसा नहीं होगा कि इसका -2 हो जाए और इसका +2 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसको एब्सर्ड मान लिया जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में तो ये बात फिट बैठती है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर के कैलकुलेशन में ये बात फिट नहीं बैठती है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो कुछ इस तरह से मेरे को क्या है, कंप्लीट करना था आपको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप कि ये सारे के सारे जो अपन आज के सेशन में कैलकुलेट किए हैं, कंप्लीट किए हैं, वो सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इसके बाद जो भी अपन पढ़ेंगे इसके बाद के सेशन में, क्योंकि आज के सेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया क्या, क्वेश्चंस रिलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद हम लोग लास्ट में कवर किए कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि आज के ही क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि हाउ डू वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर और उनके कुछ स्पेशल केसेस जो हम गलतियां कर लेते हैं, उनके कुछ एक्सेप्शंस जहां पर हमें स्ट्रक्चर को याद भी रखना है। ऑक्सीडेशन नंबर कहीं पर एवरेज आ गया है, उसका भी कंसेप्ट हम लोगों ने देख लिया। तो बस इन सारी चीज़ों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो तमाम चीज़ें अपन क्लियर कर लिए हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल भी भूलिएगा मत आज की क्लास को रिवाइज करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे अपन बात करते हैं इसके बैलेंसिंग पर और भी कुछ इसके एस्पेक्ट्स पर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे और अपना ध्यान रखिएगा, बाय।